देखो कल अपन ने वेग के दो प्रकार पढ़े हैं, एक समान वेग और असमान वेग। अब वेग का आज अपन तीसरा और चौथा प्रकार पढ़ेंगे। वेग का जो तीसरा प्रकार है वो देखो औसत वेग है। वेग का जो तीसरा प्रकार है वो अपने पास क्या है बताओ, औसत वेग है। तो औसत वेग का सूत्र तुम्हारे को पता है क्या होगा? औसत वेग का सूत्र होगा कुल विस्थापन। देखो औसत चाल में सूत्र क्या लिखा था? कुल दूरी बटा कुल समय लिखा था। यहाँ जो सूत्र आएगा, तीसरा प्रकार लिखा हुआ है, यहाँ जो सूत्र आएगा औसत वेग का वो कितना आएगा? कुल विस्थापन बटा कुल समय आएगा। कुल विस्थापन है, यहाँ नीचे आएगा कुल समय लिया गया, कुल समय भी कह सकते हैं अपने, कुल समय। ये सूत्र रहने वाला है औसत वेग का। और अगर अपन लिखेंगे तो v के ऊपर अपन सदिश का चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि वेग सदिश राशि होती है। तो वेग v के ऊपर सदिश का चिन्ह लगा दिए और यहाँ लिख दिया औसत। तो ये किसको बता रहा है बताओ? औसत वेग को दर्शा रहा है, औसत वेग को दर्शा रहा है। अब देखो विस्थापन के लिए यहाँ में x काम में लेऊंगा तो लिख दिया डेल्टा x वेक्टर और बटे में लिख दिया डेल्टा t लिख दिया, डेल्टा t लिख दिया। ये अपन ने सूत्र बना दिया। वहां अपन ने क्या लिखा था? देखो औसत चाल में लिखा था अपन ने v औसत बराबर लिखा था कुल दूरी बटा कुल समय लिखा था, और लिखा था डेल्टा s बटे में लिखा था डेल्टा t लिखा था। यहाँ क्योंकि वहां अपन ने दूरी ली थी, यहाँ क्या लिया है बताओ? विस्थापन अपन ने लिया है। अब देखो ऐसे ही जब अपन तात्क्षणिक वेग की बात करेंगे, ऐसे ही जब अपन किसकी बात कर रहे हैं बताओ? तात्क्षणिक वेग की बात कर रहे हैं। तो देखो तात्क्षणिक वेग में क्या आएगा? जो तात्क्षणिक वेग है उसमें बताओ क्या शर्त लगा देंगे? v के ऊपर वेक्टर का चिन्ह लगा दिया, तात्क्षणिक लिख दिया मैंने यहाँ। शर्त बताओ क्या होगी? जो समय अंतराल होगा, लिमिट, एक शर्त लगाई है, लिमिट डेल्टा टी अग्रसर है किसकी तरफ? जीरो की तरफ। डेल्टा टी अग्रसर है जीरो की तरफ। और बताओ क्या आएगा? ये आएगा डेल्टा एक्स वेक्टर डिवाइड में बटे में आएगा डेल्टा टी, ये बन जाएगा डी एक्स वेक्टर बटे में आ जाएगा डेल्टा टी, ये आ जाएगा। अब देखो जैसे मान लो ये सूत्र तो हमारे को पता पड़ गया, औसत वेग का सूत्र क्या है? कुल विस्थापन बटे में कुल समय है, b वेक्टर औसत लिखा है, यहाँ विस्थापन के लिए मैंने x काम में लिया है तो डेल्टा x वेक्टर बटे डेल्टा t हो गया। ऐसे ही तात्क्षणिक वेग की जब बात कर रहे हैं तो b वेक्टर तात्क्षणिक लिख दिया, शर्त लगा दी लिमिट डेल्टा t अग्रसर है जीरो की तरफ, ये आ गया डेल्टा x वेक्टर बटे डेल्टा t, फिर ये डेल्टा d में बदल गया dx वेक्टर बटे dt आ गया। अब समझो इसको, बात को ध्यान से और समझो। देखे जैसे मान लो अपने पास है कोई कण है, वो इस तरह से जा रहा है, इस तरह से वो जा रहा है, P बिंदु पे अपने को उसका वेग पूछ लिया, P बिंदु पे अपने को उसका वेग पूछ लिया, भाई P बिंदु पे उसका वेग बताओ। तो अब समझना इधर ध्यान से, चाहे वेग बताना हो, चाहे अपने को क्या बतानी हो, चाल बतानी हो P बिंदु पर। देखो वेग या जो चाल है, दोनों जो चीजें हैं वो किसी एक बिंदु के लिए परिभाषित नहीं की जा सकती। P बिंदु पे वेग क्या है? तो कहने का मतलब ये अपने पास, कहने का मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछना भी गलत है, क्वेश्चन ही गलत है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक बिंदु के लिए वेग या चाल अपन परिभाषित नहीं कर सकते, एक बिंदु के लिए वेग या चाल अपन परिभाषित नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? जैसे मान लो अपने को पूछा भाई P बिंदु पे चाल बताओ, तो चाल का सूत्र क्या लिखोगे तुम? दूरी बटा समय लिखोगे। अब बताओ बिंदु की दूरी, बिंदु पे दूरी तो क्या होगी? यहाँ की यहीं से दूरी तो क्या होगी? जीरो होगी। ऐसे ही वेग में विस्थापन बटा समय करोगे तो विस्थापन भी क्या हो गया बताओ? जीरो हो गया। तो करना क्या पड़ेगा? चाहे वेग बताओ चाहे अपने पास चाल बताओ, P बिंदु पे अपने को P के आसपास दो बिंदु लेने पड़ेंगे। P के बहुत नजदीक है ये बिंदु, P के एक तो बाईं तरफ है, ये बहुत नजदीक है बिंदु, मैं तुम्हारे को दिख जाए स्क्रीन पे इसलिए थोड़ा सा दूर ले रहा हूं, बाकी ये बहुत नजदीक है दोनों बिंदु P के। ये दोनों जो लाइनें मैंने बनाई है वो P के बहुत नजदीक है, अपन ऐसे देख नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते, इतने नजदीक है मान। अब सुनो ध्यान से, अपन ने P के आसपास दो बिंदु ले लिए। अब देखो P जो बिंदु आ गया, उन दो बिंदु अपन ने लिए थे उनके बीच में आया है। यहां से इस लाइन से इस लाइन को जब अपन ने पार किया
तो अपने को जो टाइम लगा था वो dt टाइम लगा था, बहुत छोटा टाइम है। और यहां से यहां तक की दूरी कह दो या विस्थापन कह दो, दोनों एक ही है। वो एक क्यों है? क्योंकि वो अपने पास ये जो दोनों लाइनों के मध्य की जो जगह है, जो स्थान है, वो इतना छोटा है, इतना छोटा है कि उस पे उसको अपने वक्राकार तो मान ही नहीं सकते। जैसे मैं तुम्हारे बताया भाई इतना सा है, तो एक बात, जब इतना सा है तो बताओ दूरी भी वही है, विस्थापन भी क्या है, वही है अपने पास। समझ गए बात को? तो कहने का मतलब दूरी भी यही है, dx दूरी भी है और dx क्या है, विस्थापन भी है। तो बताओ अब जब अपन निकालेंगे तो क्या करेंगे, dx बटा dt करेंगे। तो अपन ने बताओ P बिंदु पे कौन सी चाल या कौन सा वेग निकाल लिया, दार्शनिक चाल या दार्शनिक वेग अपन ने निकाल लिया। बताएंगे P बिंदु के लिए, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं तुम्हारे को, एक बिंदु पे वेग या चाल परिभाषित नहीं की जा सकती। थोड़ा उसके बाईं तरफ एक बिंदु लेंगे, थोड़ा सा उसके दाईं तरफ एक बिंदु लेंगे। दोनों बिंदु बहुत पास पास में अगर है, दोनों बिंदु अगर मान लो बहुत पास पास में है, कहने का मतलब कि इस बिंदु से इस बिंदु तक पार करने में dt टाइम लगता है, काफी अल्प समय है ये। और कितनी दूरिया कितना विस्थापन होता है, dx दूरिया dx विस्थापन होता है। तो dx बटा dt करने से अपने पास क्या आ जाएगा बताओ, दार्शनिक वेग भी आ रहा है, दार्शनिक चाल भी आ रही है। बस दार्शनिक वेग में दिशा और बता देंगे, दार्शनिक वेग में दिशा अपने और बता देंगे, दार्शनिक चाल में दिशा बताने की तो अपने को जरूरत है नहीं। अब समझो, अगर मान लो अपने पास ये जो दोनों बिंदु अपन ने लिए थे, मतलब अगर मान लो अपने को a से b तक का पूछा जाए, क्या पूछा जाए, a से b तक का पूछा जाए, तो देखो अपने पास दोनों बिंदु दूर है। तो अब देखो जो समय ले रहे हैं अपन डेल्टा t ले रहे हैं, और जो विस्थापन अपन ले रहे हैं वो डेल्टा x ले रहे हैं। बताओ जब दोनों बिंदु दूर दूर हो तो फिर कौन सा मान आने वाला है बताओ, औसत मान। अगर दोनों बिंदु दूर दूर है तो फिर अपने पास समयांतराल भी बढ़ जाएगा, डेल्टा t आ जाएगा, ये अपने पास विस्थापन भी बढ़ जाएगा, डेल्टा x आ जाएगा। फिर क्या आएगा बताओ, औसत आएगा। मैं पहले भी तुम्हारे को बता चुका हूं कि अपने पास जब समयांतराल बहुत छोटा होता है, आप सोचो जब समयांतराल छोटा होगा तो ये जो विस्थापन है या जो दूरी है वो भी क्या होगी, बहुत छोटी होगी। और जब बताओ समयांतराल बड़ा होगा तो विस्थापन या जो दूरी है वो भी क्या होगी बताओ, बड़ी होगी। समझ रहे हो मेरी बात को? तो बताओ जब समयांतराल छोटा होता है, बहुत छोटा, जीरो नहीं होके जीरो के बिल्कुल पास में, तो फिर अपने पास जो मान आएगा वो दार्शनिक आएगा। अगर समयांतराल बड़ा होता है तो फिर मान कौन सा आएगा बताओ, औसत मान आएगा। ये समझ आ गया होगा इतना, मतलब एक बिंदु के लिए परिभाषित नहीं किए जा सकते, सीधी सीधी कहने की बात ये है, एक बिंदु के लिए परिभाषित नहीं हो सकते। करना क्या पड़ेगा, अपने को आसपास में दो बिंदु लेने पड़ेंगे, उनके मध्य की अपने को विस्थापन लेना पड़ेगा, और जो समय लगा वो लेना पड़ेगा, भाग लगाना पड़ेगा, फिर वो दार्शनिक वाला मान आएगा। ऐसे औसत के लिए जब दोनों बिंदु दूर दूर हो जाएंगे तो औसत मान अपने निकालेंगे। अब अपन आगे चलते हैं, बात करते हैं भाई जो अपने पास है, देखो वेग कौन सी राशि थी बताओ, सदिश राशि थी। तो औसत वेग भी सदिश राशि है, औसत वेग भी क्या है बताओ, सदिश राशि है। मैंने बताया था कि अगर मान लो कोई सदिश राशि है, सदिश के पास दो चीजें होती है, समझो सदिश के पास दो चीजें होती है, क्या क्या, एक तो देखो अपने पास परिमाण होता है, गणितीय मान जिसकी बात करते हैं अपन, एक होती है दिशा। परिमाण का मतलब यहाँ गणितीय मान से है, परिमाण का मतलब यहाँ गणितीय मान से, जैसे लिखा है 5 मीटर पर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड, यानी गणितीय मान से। तो सदिश के पास दो चीजें हैं, एक तो परिमाण है, एक क्या है बताओ, दिशा है। इतनी बात समझ आई। अब देखो परिमाण जो है वो तो अपन कैसे निकाल लेंगे, जैसे मान लो अभी मैं औसत वेग की बात कर रहा हूँ तुम्हारे से, औसत वेग भी सदिश राशि है, दार्शनिक वेग भी कौन सी राशि है बताओ, सदिश राशि है। अब देखो मैंने बताया भाई सदिश के बाद दो चीजें हैं, अपने को बात पता पड़ गई। अब परिमाण भाई 5 मीटर पर सेकंड है, 8 मीटर पर सेकंड है, वो कैसे निकालेंगे, परिमाण तो अपन निकाल लेंगे सूत्र लगा के, सीधा सा क्या सूत्र लगा देंगे, कुल विस्थापन बटा कुल समय। भाई परिमाण जो निकालना है, मान जो अपने को गणितीय मान निकालना, उसके लिए सूत्र लग जाएगा क्या, कुल विस्थापन बट्टे लिया गया कुल समय, या कुल समय लिख दो। फिर अपन बात करेंगे क्या, दिशा की बात करेंगे, दिशा की बात करेंगे। तो कल भी मैंने तुम्हारे को बताया था कि जो वेग की दिशा होती है वो विस्थापन की दिशा में होती है, ऐसे ही औसत वेग की जो दिशा होगी वो भी विस्थापन की दिशा में होगी।
औसत वेग की जो दिशा होगी वो भी किसकी दिशा में होगी बताओ, विस्थापन की दिशा में होगी। तो मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ इसको। इतनी बात समझ में आ गई होगी सबको। देखिए परिमाण तो कैसे निकाल लेंगे, जो गणितीय मान है वो तो कैसे निकाल लेंगे, कुल विस्थापन बटा कुल समय करके निकाल लेंगे। बात चल रही है दिशा की। मैंने बताया कि औसत वेग की दिशा विस्थापन की दिशा में होती है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, ऊपर वाला मैं रफ कर देता हूँ, मिटा देता हूँ ये बड़ा। देखो वेग की बात कर रहे हैं, पर औसत वेग की बात कर रहे हैं, दिशा बताने के लिए बात हो रही है यहाँ। तो देखो दिशा बताने के लिए समझो, इधर ध्यान लगाओ, अपन क्या करना चाह रहे हैं, अपन ये बताना चाह रहे हैं कि औसत वेग की दिशा विस्थापन की दिशा में होती है। औसत वेग की दिशा विस्थापन की दिशा में होती है, विस्थापन की दिशा में होती है, विस्थापन की दिशा में होती है, दिशा में होती है। फिर देखो अपने पास औसत वेग की दिशा विस्थापन की दिशा में होती है। इतनी बात क्लियर होगी सबको? इतना नोट करो, फिर मैं रफ कर रहा हूं। देखो इस तरफ औसत वेग के लिए बात हो रही है, इस तरफ दार्शनिक वेग की बात हो रही है। अपन ने बताया था भाई औसत जो वेग है वो भी सदिश राशि है, जो दार्शनिक वेग है वो भी क्या है, सदिश राशि है। औसत वेग का जो परिमाण है वो किस तरह से निकालेंगे अपन, जो गणितीय मान है वो किस तरह से निकालेंगे, कुल विस्थापन बटा कुल समय कर लेंगे, वहां से उसका गणितीय मान आ जाएगा, उसका परिमाण आ जाएगा। बात बचती है दिशा की। तो दिशा के लिए अपन ने क्या बताया भाई, अपने पास औसत वेग की जो दिशा होती है वो विस्थापन की दिशा में होती है। औसत वेग की जो दिशा होती है वो विस्थापन की दिशा में होती है। विस्थापन की दिशा के लिए अपन ने क्या किया था, प्रारंभिक बिंदु को अंतिम बिंदु से मिलाने वाली एक सरल रेखा बनाई थी। और अपन ने बताया था कि विस्थापन की दिशा प्रारंभिक बिंदु को अंतिम बिंदु से मिलाने वाली सरल रेखा के अनुदिश होती है। या फिर दूसरा तरीका अपन ने बताया था भाई, अपने को एक सीकेंड ड्रॉ करना है, एक छेदक या काटने वाला बनाना है। कैसे? जैसे मान लो अपने पास ये कोई ए बिंदु है और ये क्या है बताओ, कोई बी बिंदु है। कोई कण है वो जैसे ए से इस रास्ते से होकर बी तक गया है, ए से बी तक गया है, इस रास्ते से वो होके। तो अब देखो अपन ने क्या किया बताओ, ए को बी से मिलाती हुई एक सरल रेखा बना ली। समझ गए? इसको बोलेंगे अपन छेदक या काटने वाला। तो छेदक या जो काटने वाला है अपने पास, वो किसकी दिशा बताएगा अपने को, औसत वेग की दिशा बताएगा। और औसत वेग की जो दिशा होगी वो प्रारंभिक बिंदु को अंतिम बिंदु से मिलाने वाली सरल रेखा के अनुदिश होगी। या फिर अपन कह देंगे कि जो छेदक है, जो काटने वाला है, वो औसत वेग की दिशा अपने को बताएगा। अब देखो लिखा हुआ है छेदक या जो काटने वाला है वो औसत वेग की क्या बताता है बताओ, दिशा बताता है। फिर चलते हैं उधर। तो यहाँ समझ आ गया होगा तुम्हारे को, औसत वेग की दिशा बताने के लिए अपन ने क्या बताया भाई, औसत वेग की दिशा हमेशा विस्थापन की दिशा में होती है। और विस्थापन की दिशा के दो तरीके मैंने तुम्हारे को बताए। प्रारंभिक बिंदु को अंतिम बिंदु से मिलाते हुए एक सरल रेखा बनाएंगे अपन, है ना। तो वो जो सरल रेखा है वो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु को मिलाने वाली जो अपन ने सरल रेखा बनाई, तो सरल रेखा के अनुदिश ही किसकी दिशा है बताओ, विस्थापन की दिशा है, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर। यहाँ पर अपन ने कह दिया कि प्रारंभिक बिंदु को अंतिम बिंदु से मिलाती हुई जो सरल रेखा अपन ने बनाई है उसका नाम है छेदक है, सीकेंट है अपने पास। और जो छेदक या जो सीकेंट है वो किसकी दिशा बताएगा बताओ, औसत वेग की दिशा बताएगा। इतनी बात क्लियर होगी। औसत वेग की दिशा कैसे बताएंगे अपने, औसत वेग की दिशा विस्थापन की दिशा में होती है। विस्थापन की दिशा बताने के दो तरीके बताए अपन ने, और दोनों तरीके क्लियर हो गए होंगे। अब चलते हैं अपन दार्शनिक वेग। अब देखो दार्शनिक वेग भी कौन सी राशि है बताओ, सदिश राशि है। तो दार्शनिक वेग की दिशा बताने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, स्पर्श रेखा बनानी पड़ेगी। दार्शनिक वेग की दिशा बताने के लिए अपने को स्पर्श रेखा बनानी पड़ेगी। समझो जैसे मान लो कोई कण है वो इस पथ पे गया है, इस रास्ते से होकर अपने पास गया है, इस रास्ते से होकर जा रहा है वो। अब तुम्हारे को किसी ने पूछा कि पी बिंदु पे जो दार्शनिक वेग है उसकी दिशा बताओ। तो मैंने बताया था किसी एक बिंदु के लिए परिभाषित नहीं होगी। पी के बाईं तरफ एक बिंदु लेंगे, पी के दाईं तरफ एक बिंदु लेंगे, दोनों पास होंगे वो दोनों बिंदु। तो करना क्या है, पी बिंदु पे अपने को एक स्पर्श रेखा बनानी है।
पी बिंदु पे अपने को एक स्पर्श रेखा बनानी है, और बनानी किधर है, उस दिशा में बनानी है जिस दिशा में कण गति कर रहा है। देखो इस दिशा में कण गति कर रहा है, तो इसी दिशा में अपने को एक स्पर्श रेखा बनानी है। जिस दिशा में कण गति कर रहा है उसी दिशा में अपने को एक स्पर्श रेखा बनानी है। तो P बिंदु पर अपने क्या करती बताओ, एक स्पर्श रेखा बना दी। P बिंदु पर एक स्पर्श रेखा बना दी। स्पर्श रेखा किधर बनानी है, गति की दिशा में बनानी है। स्पर्श रेखा गति की दिशा में अपने को बनानी है। समझ आई बात है, गति की दिशा में स्पर्श रेखा बना देंगे। ये जो स्पर्श रेखा है अपने पास, ये जो स्पर्श रेखा है वो दार्शनिक वेग की दिशा अपने को बताएगी। तो लिखा है दार्शनिक वेग की दिशा हमेशा उस पथ पर, जो रास्ता है उस पथ पर स्पर्श रेखीय होती है, टेंजेंशियल होती है, स्पर्श रेखा के रूप में होती है जिस पथ पर कण चल रहा है। अब देखो एक उदाहरण से और समझाता हूं। जैसे मान लो ये कण अपने पास इस तरह से चल रहा है, ओ से ए पे गया, ए से बी पे, बी के बाद में सी पे, इस तरह से चल रहा है। अब देखो इस तरह से जब चल रहा है तो अपने को पूछा कि ओ पर क्या बनाओ, ओ पर दिशा बताओ अपने को, किसकी, दार्शनिक वेग की। तो उसकी जो गति की दिशा है वो ये है, इस तरह से वो जा रहा है, ये गति की दिशा है उसकी, इस तरह से वो जा रहा है। अब बताओ ओ बिंदु पर क्या पूछा है अपने को, दार्शनिक वेग की दिशा पूछी है। तो दार्शनिक वेग की दिशा बताने के लिए ओ बिंदु पर अपन क्या बनाएंगे बताओ, स्पर्श रेखा बनाएंगे। ओ पर अपने स्पर्श रेखा बना ली, गति की दिशा में बना ली। ये ओ बिंदु पर स्पर्श रेखा अपने बना। ये जो स्पर्श रेखा की दिशा है, ये जो स्पर्श रेखा की दिशा है, ये जो स्पर्श रेखा बनाई है वो किसकी दिशा बता रही है बताओ अपने को, दार्शनिक वेग की दिशा बता रही है। किस बिंदु पे, ओ बिंदु। अब जैसे मान लो इसके बाद में अपने को ए बिंदु पर क्या पूछा है, दार्शनिक वेग की दिशा पूछी है, तो ए पर स्पर्श रेखा बना लेंगे अपन। देखो ये अपन ने ए पर स्पर्श रेखा बना ली। ऐसे ही देखो बी पर स्पर्श रेखा बना ली अपन ने, बी पर पूछा है तो ऐसे बताओ सी पर पूछा है तो सी पर क्या बना लिए, स्पर्श रेखा बना लिए। सी पर पूछा है तो सी पर क्या बना लिए बताओ, स्पर्श रेखा बना लिए। ये सी पर स्पर्श रेखा बना ली। समझ आई इतनी बात। कहने का मतलब जिस भी बिंदु पर अपने को क्या पूछ रहा है, दार्शनिक वेग की दिशा पूछ रहा है, तो देखना है कि अपने पास कण किस दिशा में गति कर रहा है, उसकी गति की दिशा में अपने को स्पर्श रेखा बना लेनी है। ओ बिंदु पर भी स्पर्श रेखा बना ली अपने गति की दिशा में, ए पर भी बना ली, बी पर भी बना ली और सी पर भी बना ली। इतनी बात समझ आ गई होगी। मैं फिर बता दूं, औसत वेग की दिशा किसकी दिशा में होती है, विस्थापन की दिशा में होती है। और विस्थापन की दिशा बताने के दो तरीके मैंने बताए, प्रारंभिक बिंदु को अंतिम बिंदु से मिलाती हुई एक सरल रेखा बनानी है, उस सरल रेखा के अनुदिश विस्थापन की दिशा होती है, या फिर प्रारंभिक बिंदु को अंतिम बिंदु से जो अपने मिलाते हैं उसको अपने नाम दिया है छेदज्ञा काटने वाला। छेदज्ञा जो काटने वाला है वो किसकी दिशा बताएगा, विस्थापन की दिशा बताएगा। विस्थापन की दिशा किसकी दिशा होती है बताओ, औसत वेग की दिशा होती है। देखो विस्थापन की दिशा औसत वेग की दिशा होती है। ऐसा चल के आगे आएगा समवेग आएगा। देखो P वेक्टर बराबर होता है mv वेक्टर, समवेग आता है P वेक्टर बराबर mv वेक्टर। P समवेग है, सदिश राशि है, m द्रव्यमान है, m अदिश राशि है, देखना द्रव्यमान, और वेग वापस अदिश राशि है। तो समवेग की दिशा वेग की दिशा में होती है। समवेग की दिशा किसकी दिशा में होती है बताओ, वेग की दिशा में होती है। ऐसा ही अपन ने यहाँ कहा है, देखो भाई जो वेग की दिशा है वो किसकी दिशा में है, विस्थापन की दिशा में। वेग की दिशा किसकी दिशा में है, विस्थापन की दिशा में है, या औसत वेग की दिशा विस्थापन की दिशा में है। ऐसे आगे चल के आएगा P वेक्टर बराबर mv वेक्टर। तो समवेग की दिशा वेग की दिशा में होती है। क्या इतनी बात समझ आ गई तुम्हारे को। फिर अपन ने ये बताया भाई दार्शनिक वेग की दिशा कैसे बताएंगे, क्योंकि वो भी सदिश राशि है। तो उसके लिए क्या करेंगे बताओ, उस बिंदु पर क्या बनानी है, जिस बिंदु पर अपने को दिशा बतानी है वहां स्पर्श रेखा बनाएंगे। जैसे ओ पे बतानी थी, गति की दिशा में ओ पर स्पर्श रेखा बना लो। ए पे बतानी है, यहाँ स्पर्श रेखा बना लिए, बी पे बना लिए। अब ओ पे अपने पास दार्शनिक वेग की दिशा ये है, ए पे दार्शनिक वेग की दिशा ये है, बी पर दार्शनिक वेग की दिशा ये है, और सी पर दार्शनिक वेग की दिशा ये है। समझ आ गया होगा सबको इतना। देखो नोट में अपने पास अपने चित्र बना रखा है। चित्र में जो कण है वो वर्ताकार पथ पर चल रहा है, वर्ताकार रास्ते पे चल रहा है, और वर्ताकार रास्ते पर घड़ी की सुई की दिशा में चल रहा है।
दक्षिणावर्त इसको बोलेंगे अपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो घड़ी की सुई की दिशा में चल रहा है। अब देखो क्या क्या पूछा है अपने को, ये पूछा है ए से बी तक औसत वेग की दिशा क्या होगी। देखो ए से बी तक अपने को क्या करनी है, औसत वेग की दिशा बतानी है। मैंने अभी तुम्हारे को बताया कि औसत वेग की दिशा बताने के लिए, औसत वेग की दिशा बताने के लिए अपने छेदक है जो काटने वाला है वो बनाएंगे, छेदक है जो काटने वाला है वो बनाएंगे। तो बताओ कहां से कहां तक बनाना है। प्रारंभिक जो बिंदु है अपना क्या है, ए है, और अंतिम जो बिंदु है अपना क्या है, बी है। तो अपने एक छेदक बनाएंगे जो अपने पास प्रारंभिक बिंदु को किससे मिलाएगा, बताओ अंतिम बिंदु से मिलाएगा। समझ गई बात को। ये अपने पास जो छेदक है जो प्रारंभिक बिंदु को किससे मिला रहा है, बताओ अंतिम बिंदु से मिला रहा है। मतलब ए को किससे मिला रहा है, बताओ बी से मिला रहा है। तो ये किसकी दिशा बता रहा है, बताओ ये दिशा बता रहा है अपने पास ए से बी तक औसत वेग की, ए से बी तक औसत वेग की दिशा बता रहा है। ये जो छेदक है अपन ने जो बनाया है वो ए से बी तक किसकी दिशा बता रहा है, बताओ औसत वेग की दिशा बता रहा है। समझ आ गई होगी। औसत वेग की दिशा के लिए अपने को छेदक बनाना पड़ेगा। कहने का मतलब प्रारंभिक बिंदु को अंतिम बिंदु से मिलाती हुई एक सरल रेखा बनानी है। उस सरल रेखा के अनुदिश विस्थापन की दिशा होगी, और जो विस्थापन की दिशा है वही औसत वेग की दिशा है। तो ये ए से बी तक का जो छेदक है वो किसकी दिशा बता रहा है, बताओ औसत वेग की दिशा बता रहा है। फिर आगे चलते हैं। पूछा है बिंदु ए, बी, सी व डी पर दार्शनिक वेग की दिशा क्या होगी। दार्शनिक वेग की दिशा बतानी है, समझो इधर लगाओ। दार्शनिक वेग की दिशा के लिए अपन ने क्या बताया था भाई, जिधर कण गति कर रहा है गति की दिशा में क्या बना दो, एक स्पर्श रेखा बना दो। तो जैसे मान लो ए बिंदु पे पूछा है तो ए पे, अब तुम बोलो सर ए पर स्पर्श रेखा एक तो अपन इधर बना सकते हैं ऐसे, और ए पर स्पर्श रेखा अपन ऐसे भी तो बना सकते हैं। बनानी कौन सी है, यही बनानी है। ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने बताया स्पर्श रेखा गति की दिशा में बनानी है। तो बताओ गति की दिशा ऐसे हो रही है तो स्पर्श रेखा भी ऐसे होगी। अब बी पर बताना है तो बी पर स्पर्श रेखा बना दो, बी पर क्या बना दो, स्पर्श रेखा बना दो। ये बी पर स्पर्श रेखा बनाती है। सी पर बतानी है सी पर स्पर्श रेखा बना दो, डी पर बतानी है डी पर स्पर्श रेखा बना दो। तो ए पर दार्शनिक वेग की दिशा ये होगी, बी पर ये होगी, सी पर ये होगी और डी पर ये होगी। इतनी बात समझ आ गई होगी। अब समझो एक बार इधर ध्यान लगाओ। अगर मैं तुम्हारे को इसमें थोड़ा सा एक क्वेश्चन और पूछूं कि मेरे को ये बताओ कि जो औसत वेग है, औसत वेग की दिशा ग्राफ में देके बताना है। औसत वेग की दिशा और दार्शनिक वेग की दिशा समान कब है, औसत वेग की दिशा और दार्शनिक वेग की दिशा समान कब है। तो देखो एक बार समझो थोड़ा सा। जैसे अगर मान लो मैं यहाँ कोई बिंदु ले लेता हूँ, एक बात समझना, यहाँ मैंने कोई बिंदु ले लिया, यहाँ मेरे को दार्शनिक वेग की दिशा बतानी है। तो बताओ यहाँ कोई अलग बिंदु ले लिया, यहाँ दार्शनिक वेग के लिए क्या करूंगा, बताओ मैं स्पर्श रेखा बनाऊंगा। और ये जो स्पर्श रेखा मैंने अभी बनाई, ये स्पर्श रेखा बनाई वो देखो हो सकता है इसके समांतर हो, किसके, औसत वेग वाली दिशा। समझ गए बात को। तो यहाँ अपन एक बिंदु लेके स्पर्श रेखा बनाएंगे और ये इसके क्या आ जाएगी, बताओ समांतर आ जाएगी। तो बताओ इस बिंदु पे अपने पास क्या है, औसत वेग, और जो अपने पास दार्शनिक वेग है उसकी दिशा समान। देखो समझ आ रही होगी मेरी बात भाई। औसत वेग की दिशा तो ऐसे भी तक हो ही है ना, और इस बिंदु पे अपन ने कौन सा कोई बिंदु ले लिया, वहां दार्शनिक वेग की दिशा बना ली, स्पर्श रेखा बना ली। अब देखो दोनों समांतर आ गई तो अपने पास क्या होगी, बताओ समान।